हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए भारतीय संविधान की कॉन्सेप्ट की क्लास कर रहे हैं, उसका आज ये क्लास 8 है। इससे पहले ऑलरेडी 7 क्लासें हो चुकी हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, उसका आज ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमारी मूल अधिकार पर 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो जिन्हें आप लोग जाकर अवश्य देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लासें हैं, आप लोग अगर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग नोट्स निकाल लें, और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी एसएससी जीडी के योद्धा बंधु हैं और जो भावी दरोगा जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है, अगर जिनकी भी एज हो चुकी है, वो जाकर दरोगा का अवश्य फॉर्म भरें। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, वो कल जो हम टॉपिक को रोके थे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 था। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध की जाएगी। तो उसके बाद जो हमारा वो मूल अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो खत्म हुआ था। तो आज हमको उससे आगे पढ़ना है क्या, शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार हमें पढ़ना है। शिक्षण एवं संस्कृत का अधिकार, इसके लिए जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, वो दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो हमें इसको जानना है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए और धमाकेदार तरीके से अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्लास पर और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही धमाकेदार ये क्लास होने वाली है। आज आपको पूरा मूल अधिकार बहुत बिल्कुल तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ क्लास को एग्जैक्ट देखते चलिएगा और अपनी बेहतरीन नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज जो हमें पढ़ना है। अब आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब आप लोग मेरे साथ अपनी नोट्स में लिखते चलिएगा। हमें लिखना है क्या, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, इसके लिए जो हमें अनुच्छेद दिए गए हैं, हमें इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद पढ़ना है, वो पढ़ना है अनुच्छेद 29 और 30। क्या, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है, उन्हीं में हमें शिक्षा से संबंधित और संस्कृत से संबंधित अधिकारों के बारे में चर्चा मिलती है। तो दोस्तों, हम आप लोग पढ़ेंगे क्या, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 है। आप लोग अब लिखिएगा क्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 हमें जानना है। जो अनुच्छेद 29 है उसके बारे में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, भारत के हर नागरिक को, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 29 में कि भारत के हर नागरिक को, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि भारत के हर नागरिक को, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अपनी सभ्यता और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। तो आप लोग मेरे साथ अपनी नोट्स में लिखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या, भारत के हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को, चाहे वह बहुसंख्यक हो, चाहे वह बहुसंख्यक हो, और चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक को अपनी भाषा को, अपनी भाषा, लिपि भाषा
लिपि, भाषा, लिपि, सभ्यता और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासें दी जा रही हैं और बिल्कुल ऑफलाइन जैसी, तो आप लोग धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और शिद्दत के साथ पढ़ते चलिएगा। बनाए रखने का अधिकार है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को, चाहे वह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, आप इन दो शब्दों को इंडिकेट कीजिएगा, चाहे वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक हो, को अपनी भाषा, लिपि, सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29। तो आप लोगों ने समझा होगा। लेकिन अब हमें आपसे एक प्रश्न है कि जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक है, इनका अर्थ क्या होता है। अब आप लोगों को समझना है कि जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो बहुसंख्यक का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि भारत है, मान लीजिए ये भारत है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक है, तो जो भारत है यहाँ पर जो हिंदू धर्म है वह बहुसंख्यक है, यानी वह धर्म जिसकी किसी देश में जो पॉपुलेशन हो वह 70% से ज़्यादा हो उसे बहुसंख्यक कहा जाता है, और जिसकी आबादी 70% से कम हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में समझा होगा। अगर समझा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 यानी शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत आने वाला जो दूसरा अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप लोग लिखिएगा क्या भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, जो अनुच्छेद 30 है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है, इसमें क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे अल्पसंख्यक गण हैं वो अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो आप लोग लिखिएगा क्या अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है उसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको भी समझा होगा और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को भी समझा होगा। अब जैसे कोई आदिवासी समुदाय है तो आदिवासी समुदाय वो अल्पसंख्यक में आया तो अपने मनपसंद का अपनी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकता है। उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, वो मनपसंद अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। उसके बाद जो हमसे और पूछा जाता है अंतिम मूल अधिकार है क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, जितनी इसकी तुलना की जाए उतनी कम। पेपर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे जो भी एग्जाम हो वहाँ पर ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान का अंतिम मूल अधिकार है कौन, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वो आप लोग लिखिएगा क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके लिए जो
भारतीय संविधान में अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 32। क्या? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है उसी में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कहा गया है। तो इसमें से जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है हम लोग पहले उस पर चर्चा करेंगे, और आपकी ये जो क्लास चल रही है इसमें एट इट इज वही पढ़ाया जाएगा जो कि पेपर में पूछा जाएगा। उससे बाहर इसमें का कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी जो आपके पेपर में ना पूछी जाए। तो शिद्दत के साथ, धैर्य के साथ क्लास को देखते चलिएगा। चलते हैं आगे, और इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है बहुत ही लाजवाब प्रश्न बनता है। क्या? यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्या? इसे में लिखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, आगे एरो बना के लिखिएगा। इसे डॉक्टर B.R. इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, VVI करके लिखिएगा। सबसे ज़्यादा बार अब तक पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या? इसे ही जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए किसने कहा तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगर आपको पेपर में ऐसे पूछा जाए कि किसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है तो वहाँ आप बेझिझक बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट करते हुए इसको आप आंसर ना देकर वहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा कि जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है तो आप लोग आंसर देंगे क्या? जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे ही भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है। अब हम उसके आगे चलते हैं और इसमें आपके लिए क्या और महत्वपूर्ण हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं। तो और इससे ये पूछा जाता है, लिखिएगा, मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसमें और महत्वपूर्ण क्या है? क्या? मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में 5 रिटें, मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में 5 रिटों के उल्लंघन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट क्या? SC या क्या? सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। यहाँ पर लिखिएगा, मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी कर सकता है, 5 रिटें जारी कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या? कि अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके संबंध में कौन जारी कर सकता है, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि रिट क्या होती हैं? रिट एक प्रकार का आदेश होते हैं। क्या? जो रिट है वह एक प्रकार का आदेश है। और यहाँ से एक और भी प्रश्न पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का
प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग लिखिएगा जो ये रिट जारी करने का प्रावधान, क्या जारी करने का प्रावधान, जो सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करते उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग लिखिएगा वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। जो 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसको ब्रिटेन से लिया गया है। अब उसके आगे आपको अब समझना क्या है कि ये जो 5 प्रकार की रिटें होती कौन कौन से, इनके बारे में समझना है और इससे आपके और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी समझना है। तो चलते हैं आगे और अब हम लिखेंगे क्या, जो 5 प्रकार की रिटें हैं उनमें क्या क्या और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम इसे मिटाते हैं और चलते हैं आगे। लिख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन भी अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम जानेंगे जो 5 प्रकार की रिटें हैं। क्या? 5 प्रकार की रिटें, जो 5 प्रकार की रिटें हैं इनके बारे में जानना है। तो इनमें से जो पहली प्रकार की रिट है, जो पहली प्रकार की रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो पहली रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो पहले प्रकार की रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें जो आपसे पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का इस रिट के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो इसमें कहा गया है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह आपको 24 घंटे के अंदर सशरीर, क्या 24 घंटे के अंदर सशरीर जिला मजिस्ट्रेट या निकट जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, इसमें आपको ओनली इतना याद करना है, क्या सशरीर प्रस्तुत करना 24 घंटे के भीतर, सशरीर प्रस्तुत करना 24 घंटे के भीतर। सशरीर प्रस्तुत करना 24 घंटे के भीतर। तो आप लोग इसे समझिएगा, जो बंदी प्रत्यक्ष रिट है उसमें क्या कहा गया है कि अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको सशरीर यानी शरीर के साथ 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा। कहाँ पर प्रस्तुत करना होगा? यानी जो निकटवर्ती मजिस्ट्रेट होगा उसके पास में आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद जो दूसरी प्रकार की रिट है, आपको इसमें ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, नहीं तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको आपको सिर्फ आपके एग्जाम ऑफिस से ही बताया जा रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको कम पढ़ाया जा रहा है, नहीं, आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझना है और डीप में तो आप जो यूपीएसआई का प्रॉपर बैच चलेगा उसमें भी पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जाकर एसएससी जीडी के जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ उसे देखिएगा। एज आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल यहीं से जो मैंने बोर्ड पर लिखा है यहाँ से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। तो आप लोग शिद्दत के साथ क्लास को देखिए चलिएगा। अब हमें पढ़ना है क्या? परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब हुआ परम है आदेश के। अगर आपसे हिंदी में संधि विच्छेद किया जाए तो आपका होता है परम है आदेश। तो इसमें लिखिएगा, इसमें जो कहा गया आदेश दिया जाता है, परमादेश में लिखिएगा इसमें आदेश दिया जाता है। क्या? आदेश दिया
जाता है। जो परमादेश है इसमें आदेश दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आदेश किसे दिया जाता है, क्या सभी को आदेश दिया जाता है? तो नहीं, इसमें आगे आपको लिखना है क्या, जब कोई लोक सेवक अपना कार्य, जब कोई लोक सेवक अपना कार्य, जब कोई लोक सेवक अपना कार्य न कर रहा हो, क्या, जब कोई लोक सेवक अपना कार्य ना कर रहा हो, तो इसको आप लोग इंडिकेट कीजिएगा क्या, लोक सेवक। अगर आपसे पूछी जाएगी कौन सी रिट है जो केवल लोक सेवक के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है, तो आप लोग बेहिचक बहुत शिद्दत के साथ आंसर दीजिएगा क्या, जो परमादेश रिट है वह केवल लोक सेवक के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है, आम आदमी के विरुद्ध नहीं। इसके बाद जो लिखिएगा वो है अधिकार परीक्षा, क्या, अधिकार परीक्षा। जो अधिकार परीक्षा रिट है इसे भी आप लोग समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। जो अधिकार परीक्षा है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी अधिकार से, क्या, किस अधिकार, किसी नहीं, इसमें आप लोग लिखिएगा क्या, किस अधिकार से, जो अधिकार परीक्षा का मतलब हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, किस अधिकार से, किस अधिकार से। आपसे इसमें पूछा जाएगा अधिकार परीक्षा में कि अगर आपने कोई पद धारण किया है तो वह किस अधिकार से किया है, तो आप लोगों से लिखिएगा इसमें अपने पद से इतर, क्या, अगर आप अपने पद, मान लीजिए कि आप पुलिस हैं और आप दरोगा का इतना कार्य करते हैं, आप लोग सबको दरोगा के तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर आपसे अधिकार पूछा जाएगा, आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी हो सकती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से दरोगा के पद पर बैठे हुए हैं, तो इसमें लिखिएगा अपने पद से इतर, अपने पद से इतर, अपने पद से इतर किसी पद का कार्य करने पर, किसी पद का कार्य करने पर, अपने कार्य से इतर अगर आप कोई और कार्य यानी कार्य करते हैं तो आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। उसके बाद लिखिएगा चौथी जो रिट है वो है प्रतिषेध, क्या, प्रतिषेध। जो चौथे प्रकार की रिट है वह है प्रतिषेध। इसमें आपको क्या लिखना है, प्रतिषेध मतलब हुआ क्या, सुनवाई पर रोक लगाना। प्रतिषेध का मतलब हुआ सुनवाई, इसका मतलब हुआ सुनवाई पर रोक लगाना। इसका मतलब हुआ, प्रतिषेध का मतलब हुआ कि अगर आपकी कोई सुनवाई न्यायालय में चल रही है तो आपके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। इसमें लिखिएगा जब मामला, क्या, इसमें लिखिएगा जब मामला न्यायालय में लंबित हो, इसके अंतर्गत तो लिखिएगा जब मामला न्यायालय में लंबित हो। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या कुछ है, जब आपका मामला न्यायालय पर लंबित है तो आपके ऊपर सुनवाई से, आपके सुनवाई पर रोक लग सकता है। तो आप लोगों ने समझा होगा। और अब आप लिखेंगे जो पांचवी प्रकार की रिट है वो क्या, उत्प्रेषण, क्या, उत्प्रेषण। जो पांचवी प्रकार की रिट है वह है उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत लिखिएगा आप लोग क्या, फैसला हो जाने पर,
फैसला हो जाने पर अपने पास बुला लेना। क्या? फैसला हो जाने पर अपने पास बुला लेना। फैसला हो जाने पर अपने पास बुला लेना, इसका मतलब क्या हुआ? किसे बुला लेना? तो मुकदमा को। क्या? फैसला हो जाने पर मुकदमा को अपने पास बुला लेना। तो उसकी आज्ञा और इसमें क्या है? जब मामले पर फैसला आ चुका हो, इसमें और लिखिएगा क्या? जब मामले को क्या? जब मामले का फैसला, जब मामले का फैसला आ गया हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पांचों प्रकार की रिट समझी होगी बहुत शिद्दत के साथ, और अपनी नोट्स में इसे मेंशन भी किया होगा, यानी लिखा भी होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइएगा। और अब हम जो कल से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 4, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें आप DPSP भी कहते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझे होंगे। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो अब आप लोग क्लास को पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।